डियर स्टूडेंट, इस यूनिट का जो हमारा आज का सबसे लास्ट टॉपिक है वह है धातु एथिलीनिक संकुल, मेटल एथिलीनिक कॉम्प्लेक्स। इसमें हम जो आज का टॉपिक है इसमें हम दो, एक जीसस लवर और दूसरा जो हमारा है वह है विल्किंसन कैटालिस्ट, दो की स्टडी करेंगे। दोनों ही आपके जाने पहचाने नाम है कि जीसस लवर किस प्रकार प्राप्त होता है और इसका क्या उपयोग है, और दूसरा जो हमारा है होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन कहते हैं, जिसमें हमारा विल्किंसन कैटालिस्ट प्राप्त होता है। इसके बारे में स्टडी करेंगे। जब संक्रमण धातु ओलिफिन यौगिकों के साथ संकुलन करके संकुल बनाती हैं तो ऐसे संकुल पाई ओलिफिनिक संकुल कहलाते हैं। ये आप इसे जीसस लवर के नाम से भी आ सकता है या आपको ये पाई ओलिफिनिक संकुल के नाम से भी कहा जाता है। संक्रमण धातुओं के रूप में इसमें प्लेटिनम है, निकिल है, कॉपर है, सिल्वर आदि प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसा इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें एक एथिलीन है। एथिलीन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो धातु परमाणु को प्रदान किए जाते हैं। ये इस प्रकार से एथिन अणु का धातु परमाणु के साथ बंधन वैसा ही होता है जैसे कि मान लो आप धातु कार्बोनिल में जैसे हमने पढ़ा था कि जो मेटल है वो कार्बोनिल के साथ में होता है, जैसे धातु का कार्बोनिल के साथ में होता है, उसी प्रकार सेम यहाँ पे एथिलीन समूह का धातु के साथ में वही बंध है। जो एथिलीन समूह इसके पाई बॉन्ड धातु को प्रदान किए जाते हैं। इसमें आप जैसा इसमें इस संरचना में आप देख रहे हैं कि ये एथिलीन है जिसके पाई बॉन्ड है और एम का मतलब है कोई धातु, जिसमें इसमें प्लेटिनम, निकिल, कॉपर या सिल्वर धातु प्रयुक्त की जाती है। इस प्रकार के संकुल यौगिकों में एथिल अणु के कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन द्विबंध के 2 पाई इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु को प्रदान किए जाते हैं। जीसस ने पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट के जलीय विलयन में एथिलीन गैस प्रभावित करके जीसस लवर को प्राप्त किया था, जो कि हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस यौगिक होता है। इस पर शॉर्ट टिप्पणी पूछी गई है पेपर में। जीसस लवर क्या होता है, किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसके बारे में पेपर में पूछा गया है। तो इससे ही हमारा जीसस लवर प्राप्त होता है। जैसा इसमें आप देख रहे हैं कि पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट की अपक्रिया एथिलीन के साथ कराने पर हमारा जीसस लवर प्राप्त होता है। ये जो जीसस लवर की जो संरचना है, ये संरचना इसमें दे रखी है जिसमें एक एल्किन है। ये एल्किन प्लेटिनम के साथ में अपने इलेक्ट्रॉन, एल्किन के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो प्लेटिनम को प्रदान किए जा रहे हैं। प्लेटिनम एक धातु है, संक्रमण धातु है, उसके साथ में ये प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रकार से एक एथिलीन और धातु के साथ में पाई बॉन्ड का प्रदान होने से एक जीसस लवण का निर्माण होता है। जीसस आयन में एथिलीन अणु के पाई इलेक्ट्रॉन धातु आयन के रिक्त डी कक्षकों के साथ सिग्मा उप सहसंयोजक बंध बनाते हैं और धातु के भरे हुए कक्षक एथिलीन अणु के रिक्त विपरीत बॉन्डी पाई कक्षकों के साथ बैक बॉन्डिंग पश्च बंधन द्वारा पाई बंध बनाते हैं। इस प्रकार धातु एथिलीन अणु के मध्य द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था धातु कार्बोनिल में, जिस प्रकार से धातु कार्बोनिल में बंध का निर्माण होता था, सिग्मा बंध और पाई बंध का निर्माण होता था। उसके बाद में जैसे जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है उसको वापस बैक बॉन्डिंग बनता था। उसी प्रकार सेम कंडीशन इसमें होती है। जीसस आयन में एथिलीन अणु के पाई इलेक्ट्रॉन, जो एथिलीन जो हमारा एथिलीन अणु है, ये मेटल, इसमें मेटल हमारा जीसस लवण है। इसके साथ में जो प्लेटिनम धातु, उसके साथ में एथिलीन के पाई इलेक्ट्रॉन धातु आयन के रिक्त डी कक्षक, क्योंकि संक्रमण धातु है तो डी रिक्त जो कक्षक हैं के साथ में सिग्मा बंध बनाते हैं और धातु के भरे हुए कक्षक एथिलीन अणु के रिक्त एंटी बॉन्डिंग पाई कक्षकों के साथ पाई बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार धातु एथिलीन अणु के मध्य द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। किसके बीच में? धातु और एथिलीन के बीच में द्विबंध, क्योंकि उससे जैसे इलेक्ट्रॉन एथिलीन ने धातु को प्रदान किए सिग्मा बंध का निर्माण हुआ, और जैसे धातु से जो भरे हुए कक्षक है इसके खाली कक्षकों के साथ में अपव्यपन करके पाई बंध का निर्माण करते हैं, तो उससे पाई बंध का निर्माण होता है और दोनों के बीच में एक द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। जीसस लवण की जो संरचना है ये दे रखी है, इसकी संरचना दे रखी है जिसमें जो एल्कीन के है कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है
जो उसके खाली इलेक्ट्रॉन जो प्लेटिनम के पास में जो डिकक्षक रिक्त डिकक्षक उनके साथ में संक्रमण कर रहे हैं, जैसा जो आप बीच में देख रहे हैं। और फिर जो प्लेटिनम के भरे हुए डिकक्षक इसके खाली विपरीत बंदी कक्षकों के साथ में क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रदान करके बैक बॉन्डिंग कर करके पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से एथिलीन से धातु के साथ में सिग्मा बॉन्ड और धातु से एथिलीन को इलेक्ट्रॉन प्रदान करने पर पाई बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये जीसस लवण है उसकी संरचना दे रखी है। इसका शॉर्ट नोट पेपर में कई बार पूछा गया है। इसकी बनाने की विधियां हैं कि किस प्रकार से जीसस लवण किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे धातु हैलाइड लवण की अभिक्रिया एल्कीनों के साथ करवाने पर धातु एथिलीनिक संकुल प्राप्त होता है। कोई धातु हैलाइड है उसकी अभिक्रिया कराने पर भी हमें ये प्राप्त होता है। धातु संकुलों में लिगेंडों जैसे कोबाल्ट है, साइनाइड है, जो और भी हेलोजन है को एथिन के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर भी धातु एथिनिलिक संकुल प्राप्त होते हैं। धातु और एथिलीन के बीच में जितने भी संकुल प्राप्त होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, जीसस लवण कहलाते हैं। नीचे इसमें अभिक्रिया देखिए, एल्किल यौगिकों में ट्राइफेनिल मेथिल धनायन तथा हाइड्राइड आयन के अवशोषण द्वारा भी एथिलीनिक यौगिक प्राप्त होते हैं। इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया जो केमिकल प्रॉपर्टी है जीसस लवण की, जीसस लवण CO लिगेंड से अभिक्रिया करके C2H4 को मुक्त कर देता है। जो जीसस लवण है अगर इसकी अभिक्रिया हम CO कोबाल्ट के साथ में कराएं तो उसमें क्या करेगा, कोबाल्ट के साथ अभिक्रिया कराने पर ये C2H4 मुक्त कर देता है। सेकंड जो इसकी अभिक्रिया रखी है एमीन के साथ में, एमीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर इसमें से क्लोराइड आयन निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो इसकी अभिक्रिया दे रखी है इसमें पोटेशियम साइनाइड के साथ कराने में, फॉस्फीन के साथ कराने पर जीसस लवण कमरे के ताप पर हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होकर धातु तथा एथिन मुक्त करता है। जो जीसस लवण है अगर उसको कमरे के ताप पर उसका हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कराने पर इससे धातु और एथिन मुक्त होते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का वो टॉपिक है समांगी हाइड्रोजनीकरण। समांगी हाइड्रोजनीकरण या इसमें जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण धातु उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर संपन्न होता है, जबकि विल्किंसन कैटलिस्ट द्वारा एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण सामान्य ताप पर आसानी से संपन्न किया जाता है। विल्किंसन कैटलिस्ट यह हाइड्रोजनीकरण के लिए समांगी उत्प्रेरक है जो रोडियम धातु के एक संकुल के रूप में होता है। जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है वो होमोजीनियस कैटलिस्ट है, हाइड्रोजन वो क्या बोलते हैं समांगी कैटलिस्ट है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, एल्कीन का सामान्य ताप और दाब पर उसका आसानी से उसका क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। विल्किंसन कैटलिस्ट में रोडियम धातु है जो एक संकुल के रूप में होती है। विल्किंसन कैटलिस्ट जैसा जिसमें आपको दिख रहा है नीचे विल्किंसन कैटलिस्ट की जो स्ट्रक्चर दे रखी है, संरचना दे रखी है, ये उसकी संरचना है जिसमें क्लोरोट्रिस ट्राइफेनिल फोस्पियम रोडियम, ये इसकी जो संरचना है जिसमें ट्राइफेनिल फोस्पियम रोडियम के साथ में और एक क्लोरीन उसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण की क्रियाविधि, इसका कैसे एल्कीन का जो हाइड्रोजनीकरण है वो सामान्य ताप और दाब पर किस प्रकार से विल्किंसन कैटलिस्ट के द्वारा किया जाता है, इसकी जो क्रियाविधि है ये आपको इसमें पूरी स्पष्ट दे रखी है। विलयन अवस्था में विल्किंसन कैटलिस्ट एक ट्राइफेनिल फोस्फीन अणु टूटकर, ये हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है जिसका नाम है क्लोरोट्रिस ट्राइफेनिल फोस्फीन। ये विलयन अवस्था में विल्किंसन कैटलिस्ट एक ट्राइफेनिल फोस्फीन अणु टूटकर मुक्त हो जाता है। जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से एक अणु निकल जाता है, शेष भाग अस्थायी होता है जो कि एक त्रिउपसंयोजी यौगिक बनाता है। ये जो हमारा इसके बाद ये जो हमारा है इसमें हमने क्या किया है, एल के द्वारा पूरा जो एक समूह है, ये जो एक पूरा समूह है इस समूह को पूरा एल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और जो इसके साथ में
ये तीनों समूह जुड़े हुए हैं, इन तीनों को इसने ये एल के रूप में दिखाया है, इसको भी एल के रूप में दिखाया है, इसको भी एल के रूप में दिखाया है। ये हमारी नेक्स्ट स्टेप है। इसमें जो एल एल दिखा रखे हैं ये इसके वही हैं जो ट्राइफेनल फॉस्फीन जुड़े हुए हैं, उसको हमने एल के द्वारा प्रदर्शित किया है। जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से ट्राइफेनिल फॉस्फेट अणु टूट जाता है और एक हमारा यह त्रि उप सहसंयोगी संकुल प्राप्त होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो एल है वो एल जो हमारे पास 3 एल थी उसमें से एक ट्राइफेनिल फॉस्फेट अणु ये टूट करके अलग हो जाता है और हमारा एक इस प्रकार से ट्राई एंगल के रूप में एक उप सहसंयोग संकुल अस्थायी संकुल हमें प्राप्त होता है। यह त्रि उप सहसंयोजी संकुल विलायक तथा हाइड्रोजन अणु के साथ, हमने यहाँ विलायक को एस के द्वारा प्रदर्शित किया है कि विलायक जो है वो एस है और जो इससे ऊपर जो फिनाइल समूह जुड़े हुए थे उसको हमने एल के द्वारा प्रदर्शित किया है। त्रि उप सहसंयोजी संकुल विलायक तथा हाइड्रोजन अणु के साथ संयोजित होकर 6 उप सहसंयोग संख्या वाला संकुल बना लेता है। ये इसके साथ में एक विलायक अणु जुड़ गया जो हमने एस डाला था, इसके साथ जुड़ने के बाद में और इसमें हाइड्रोजन H2 अणु का योग होने के बाद में एक 6 कोऑर्डिनेट संकुल का निर्माण होता है। वो संकुल हमें यहाँ प्राप्त होता है। अगले पद में इस संकुल से विलायक अणु के निष्कासन के साथ एल्कीन का अणु संयोजित हो जाता है। यहाँ से जो हमारा विलायक के जो एस हमने जुड़ा था ये निकलने के साथ में ही यहाँ पर एक जो एल्कीन का अणु है वो इसके साथ में जुड़ जाता है और एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़कर एल्किल समूह में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि आप नीचे इस रचना में देख रहे हैं कि जो एल्कीन समूह जुड़ा था वो एक हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके एक एल्किल समूह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह मध्यवर्ती पुनः विलायक अणु को ग्रहण करके एल्कीन मुक्त करता है। फिर वापस ये क्या करेगा, जैसे यहाँ से आने के बाद में ये विलायक अणु को वापस जोड़ेगा और लास्ट में हमारा जो एल्केन है जो उत्पाद है उसको ये अलग कर देता है। तो इस प्रकार एल्कीन से का हाइड्रोजनीकरण करके जो एल्केन प्राप्त होता है उसकी जो क्रियाविधि इसमें दे रखी है। तो विल्किंसन कैटालिस्ट है जो सामान्य ताप और दाब पर जो एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करता है और उससे हमें एल्केन प्राप्त होती है। सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें बहुत ही सिंपल रिएक्शन समझाई गई है कि किस प्रकार से विल्किंसन कैटालिस्ट के साथ में जुड़ करके और एल्कीन का जो हाइड्रोजनीकरण होता है और उसके बाद में हमें ये एल्केन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे आज के जो टॉपिक थे, पहला टॉपिक था जीसस लवण और जो दूसरा हमारा टॉपिक था वो था विल्किंसन कैटालिस्ट। जीसस लवण सेम उसी तरह जैसे मेटल कार्बोनेट धातु कार्बोनेट पढ़ाया था जिसमें उनके बीच में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का निर्माण होता है और उसको बोलते हैं जीसस लवण में भी सेम यही प्रोसेस होती है। इसकी क्रियाविधि दे रखी है और जो सामान्य हाइड्रोजनीकरण है या विल्किंसन कैटालिस्ट है, विल्किंसन कैटालिस्ट के द्वारा एल्कीन का जो हाइड्रोजनीकरण है वो सामान्य ताप दाब पर किया जाता है। विल्किंसन कैटालिस्ट की ये दे रखी है, क्या बोलते हैं, इसकी संरचना है या इसका जो सूत्र है ये इस प्रकार का सूत्र है। पेपर में कई बार शॉर्ट में विल्किंसन कैटालिस्ट और जीसस लवण के बारे में पूछा गया। बहुत ही सिंपल है, आपको ये याद रखना है कि क्लोरोस्ट्रेस ट्राइफेनिल फॉस्फीन रोडियम के साथ में जुड़ करके एक विल्किंसन कैटालिस्ट का निर्माण होता है और वो विल्किंसन कैटालिस्ट किस प्रकार से एल्कीन का सामान्य ताप और दाब पर उसका हाइड्रोजनीकरण करके एल्केन निकालता है। इसकी सिंपल सी अभिक्रिया जो दे रखी है मैंने आपको समझाई थी, ये अभिक्रिया इस प्रकार से एल्कीन का प्राप्त होता है।